आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट एंड जेंडर बायस। समाज, ऐसे हम कह सकते हैं कि समाज निर्माण में लिंग की भूमिका और लैंगिक विभिन्नता। साफ है कि स्त्री और पुरुष इस दुनिया में ईश्वर की एक अनमोल कृति है। अगर ये दोनों ना हो, मेल और फीमेल ना हो, तो फिर ये सृष्टि का जो अनोखा खेल है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये जो आगे बढ़ेगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा जैविक कारक है। जैसे देखिए कि जब माता और पिता के संयोग से जो गर्भ धारण की जो स्थिति बनती है, उसमें आपको माता और पिता के जो विभिन्न प्रकार के जो गुणसूत्र, ये 23 जो गुणसूत्र माता और पिता के होते हैं, उन गुणसूत्रों के मिलाप से ही लड़का और लड़की का निर्माण होता है, या हम ऐसे कहें कि लिंग का निर्धारण होता है। अब जैसे देखिए कि हमारी बहनों के पास, हमारी बेटियों के पास, हमारी महिलाओं के पास सिर्फ एक ही गुणसूत्र होता है, जो उनके पास एक्स गुणसूत्र होता है। और जो हमारे पुरुष हैं, जो हमारे लड़के हैं, उनके पास एक्स और वाई दोनों ही गुणसूत्र होते हैं। जब पुरुष के द्वारा एक्स गुणसूत्र का निषेचन किया जाता है, तो चूंकि महिलाओं के पास पहले से एक्स गुणसूत्र होता है, तो एक्स गुणसूत्र के मिलने से लड़की पैदा होती है, लड़की का निर्माण होता है। और अगर लड़के के द्वारा, पुरुष के द्वारा जब वाई गुणसूत्र का निषेचन होता है, तो चूंकि पहले से हमारी बहनों के पास, हमारी बेटियों के पास जो वो एक्स गुणसूत्र होता है, तो एक्स और वाई इस दोनों गुणसूत्र के मिलने से फिर लड़के का निर्माण होता है। साफ है कि ये लड़के और लड़की के निर्माण में ये पुरुषों की भूमिका है, ये महिलाओं की भूमिका इसमें उतनी नहीं है। क्योंकि जो हमारे समाज में जो आम धारणा है कि जब लड़कियों का जन्म होता है तो महिलाओं को तिरस्कार किया जाता है। लोग अपना क्या कहते हैं कि अपना वो भाव सिकोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे उनको लगता है कि लड़की के जन्म पे बहुत बड़ा कोई आघात हो गया, बहुत बड़ा वज्रपात हो गया। इस प्रकार की भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करते हैं। और फिर बहुत सारे केसेस में तो ऐसा पाया जाता है, जब कोई लड़कियां, कोई महिलाएं अगर 4-5 बच्चियों को जन्म देती है, तो उनको तिरस्कृत कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है, उनको डिवोर्स कर दे दिया जाता है। साफ है कि ये लड़की और लड़कियों के निर्माण में ये स्त्री और पुरुष दोनों का संयोग होता है। लेकिन अगर लड़कियां पैदा होती हैं तो इसमें दोष महिलाओं का नहीं होता, सारा का दोष पुरुषों का होता है। वैसे ये हमारी स्त्री और पुरुष ये दोनों हमारे अनमोल कृति है। अगर स्त्री ना हो तो सृष्टि ना चलेगा, अगर पुरुष ना हो तो सृष्टि नहीं चलेगा। दोनों ही हमारे ईश्वर के द्वारा जो हमको अनमोल जो रत्न प्राप्त हुए हैं, जिसके मार्फत से यह सृष्टि का काम आगे बढ़ता है। इसके अलावा भी देखिएगा कि वो स्त्री और पुरुष के रूप में जब वो इस धरा पे आते हैं, तो उनके भीतर विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होती है। व्यक्तित्व के स्तर पे भिन्नता, अभिवृत्ति के स्तर पे भिन्नता, वो क्या क्रिएटिविटी के स्तर पे भिन्नता, अभिरुचि के स्तर पे भिन्नता, विभिन्न स्तरों पे उनके भीतर भिन्नता होती है। और फिर इन भिन्नताओं के बावजूद वो दोनों मिलकर वो समाज का निर्माण करते हैं। जब स्त्री और पुरुष के मिलन से लड़के आते हैं, लड़कियां आती है, परिवार बढ़ता है, फिर समाज बढ़ता है, और ऐसे ऐसे करके फिर एक हरी भरी एक दुनिया फिर हमारे सामने आ जाती है। जैसा कि आप पूरे इतिहास में एडम और ईव के बाद से लेकर आप यहां तक आप चर्चा कीजिए तो। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर स्त्रियों का और पुरुषों का बराबर का योगदान है, बावजूद इसके लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ विभेद किया जाता है। और ये जो विभेद है वो आज से नहीं, ये पूर्व काल से हो रहा है, आदि काल से हो रहा है। हमारे वैदिक काल से आप मत कहिए कि आप ऐसे कहिए कि पूर्व वैदिक काल से हो रहा है। ना सिर्फ ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ना सिर्फ ये हमारे मिथिलांचल में हो रहा है, बल्कि पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार की बातें होती है। हाँ, ये बातें दूसरी है कि बहुत सारे मुल्क जो शिक्षा के मामले में बहुत आगे हो गए हैं, बहुत सारे मुल्क जो स्त्री और पुरुष के बीच की जो खाई है उसको पाटने में वो बहुत हद तक कामयाब हो गए, उनका विकास भी बढ़िया हो गया, वहां रगड़े झगड़े भी कम हुए और वहां डेवलपमेंट बड़ी तेजी से हुआ।
और भारत जैसा मुल्क जो इसी में उलझा रहा सब दिन, यहाँ के जो कर्ता धर्ता जो भाग्य विधाता जो रहे हैं, उन लोगों ने इसी में उलझाए रखा लोगों को। और फिर हस आज सामने में है कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्त्री और पुरुषों के बीच में जो विसंगति है, जो हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को जो कमतर करके आंका गया है, उनके साथ जो भेदभाव किया गया है, उस कारण से आप देख रहे हैं हमारा परिवार कमजोर है, हमारा देश कमजोर है, हमारा राज्य कमजोर है, हम हर स्तर पे हम कमजोर हैं। तो विभिन्न प्रकार की लैंगिक जो विषमताएं हैं, आप देखिए कितना बड़ा एक ज्वलंत उदाहरण आपको बताओ कि आपको यूनेस्को की रिपोर्ट है कि भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 बच्चियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। 1,30,00,000 बच्चियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती है। और आप देखिए कि ये गुनाह ये जो पढ़े लिखे ये स्टेट कर रहे हैं। हमारे देश में जिन प्रदेशों को विकसित प्रदेशों में गिनती की जाती है, ऐसे प्रदेशों में कन्या भ्रूण हत्या का दर ज्यादा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ऐसे ऐसे जगहों के जो सरकारें हैं, वो अपने स्थान पर जो होने वाले जो गोरख धंधे होते हैं कन्या भ्रूण हत्या के नाम पे, उनको संभालने में वो नाकामयाब है। और इस कारण से क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। 1,000 लड़कों के ऊपर आज बमुश्किल आपको 914 से 915 लड़कियां ही आ रही हैं। आप देखिए ये कितना बड़ा अनबैलेंस हो गया है। और ये खाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसको रोकने का लोग बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज भी कन्याओं के जन्म पे लोग मातम मनाते हैं और लड़के के जन्म पे लोग खुशियां मनाते हैं। आप देखिएगा कि जो लड़के का जन्म होता है तो फूले नहीं समाते लोग। यहां तक जो महिला होती है, जो महिला उस महिला को जन्म देती है, वो भी उसका तिरस्कार करती है। निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और जरूरत इस बात की है कि ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन हम प्राइमरी स्तर से, हम ग्रास रूट से इस कमी को दूर करने का प्रयास करें। ये जो इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है लोगों के भीतर, एक मानसिकता बन गई है लोगों के भीतर, ये जो एक घर कर गई है, ये बातें लोगों के दिलो दिमाग में, ये बातें दूर होनी चाहिए। और ये बहुत ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जो स्त्री और पुरुष के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में एक खाई उत्पन्न करते हैं। जरा आप गौर से सोचिए कि अगर कोई साइकिल करके एक चक्के में हवा हो, एक चक्के में हवा न हो, साइकिल कैसे चलेगी? मोटरसाइकिल के एक चक्के में हवा हो, दूसरे चक्के में हवा नहीं हो, तो गाड़ी कैसे चलेगी? उसी प्रकार से परिवार रूपी गाड़ी को चलाने में, समाज रूपी गाड़ी को चलाने में, देश रूपी गाड़ी को चलाने में अगर दोनों ही समान नहीं होंगे तो फिर ये गाड़ी कैसे चलेगी? और इसीलिए गाड़ी इतने भोथरे रूप में चली है ना कि 73 साल के बाद भी लगता है कि हिंदुस्तान में सही प्रकार से विकास नहीं हुआ। इसलिए जरूरी यह है कि ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन हम ग्रास रूट से, हम प्राइमरी लेवल से, हम अपने पारिवारिक स्थिति से, पारिवारिक परिस्थिति से ही हम इस प्रकार की कमियों को दूर करना, हम इन चीजों को दूर करें। कुछ एक महत्वपूर्ण कारण है जो उसके बारे में हम आपके सामने बारी बारी से आपके सामने हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमारे देश में मान्यता और परंपरा यह बहुत बड़ी चीज है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे विद्यालय में, हमारे समुदाय में, हमारे समाज में, हर जगह इस प्रकार की मान्यता और परंपरा पहले से आती आ रही है। जब कन्याओं का जन्म होता है तो मातम मनाया जाता है, जब लड़कों का जन्म होता है तो खुशी मनाया जाता है। मान्यता यह है कि जब लड़का जन्म लेता है तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, ये हमको जब अग्नि देगा मरने के बाद हमारी चिता को, तो हमको मुक्ति मिलेगी। लड़कियों को विभिन्न प्रकार के वो सामाजिक अधिकार नहीं मिले हुए। ये बात दूसरी है आज कि आज की परिस्थिति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लड़का नहीं है, लड़कियां बड़े शान से उनको कंधा दे के उनको श्मशान तक ले जाती है, और लड़के जिस प्रकार से उनको चिता को अग्नि देते हैं, उससे लाख गुना बढ़िया ढंग से वो लड़कियां अपने माता पिता की चिता को अग्नि देते हैं, या चिता को आग लगाते हैं, या उनको चिता को समर्पित कर देते हैं। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो ये मान्यताएं हैं, ये जो परंपराएं हैं जो पूर्व काल से चली आ रही, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ होते हैं हमारे भारतीय समाज में। महिलाओं का अधिकार नहीं है, सिर्फ पुरुषों का अधिकार है। इसको दूर करने की जरूरत है। मैं तो स्वयं करता हूं भैया। मेरे घर में अगर कोई पूजा पाठ होता है तो मैं लड़कियों से कराता हूं, अपनी बेटी से कराता हूं, अपनी पत्नी से कराता हूं।
और फिर यही बात समाज में सोचने की जरूरत है। इस ग्रंथ को, विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक चीजों को ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, हमारे जैसे आपके लोगों ने लिखा। और अगर हमारी सोच विकासवादी नहीं होगी, हम परंपरावाद इसी प्रकार के ऐतिहासिक सोच को लेकर हम चलते रहेंगे, तो ये दूरियां बढ़ती रहेंगी, ये खाइयां बढ़ती रहेगी, और ये जो विकास जो होना चाहिए जिस रूप में, वो विकास नहीं हो पाए। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अशिक्षा। आजादी मिलने के 73 साल के बाद भी शिक्षा के मामले में आज हम कहां हैं, ये सभी जानते हैं। कागजी स्तर पे मैं आपको आंकड़ा बताऊं कि आजादी मिलने के बाद भारत में महिलाओं की साक्षरता संबंधित जो उनका जो परसेंटेज था वो 8.65% था, मात्र 8.65 था। लेकिन जो अभी की जो हालत है उसके हिसाब से लगभग 67%, 67% जो हमारी महिलाएं हैं वह साक्षर हैं। अब देखिए रिजल्ट सामने है कि हमारे देश में आज भी 33% हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं जो है वो आज भी निरक्षर है। और उसमें जो निरक्षर है ये, और बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ साक्षर है, शिक्षा के बारे में एबीसीडी नहीं जानते, वो सिर्फ दस्तखत करना जानते हैं, शिक्षा की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते, शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, शिक्षा के अर्थ को नहीं जानते। और जब तक वो इस चीज से रूबरू नहीं होंगे, इस चीज की उनको जानकारी नहीं होगी, तब तक हम एक बेहतर समाज की परिकल्पना हम नहीं कर सकते, एक सुंदर समाज की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। और एक सबसे महत्वपूर्ण एक और कारण है सरकारी उदासीनता। सरकारी स्तर पे लोग क्या समझते हैं कि मैं एक बार जब सरकारी सेवा में चला गया तो हमारी जिम्मेदारी की इतिश्री हो गई, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मास्टर हो गए, कोई कर्मचारी हो गए, किसी ऊंचे पद पे चले गए, किसी नीचे पद पे चले गए, जहां भी गए अब समझते हैं कि हम जगह पे आ गए, और फिर नीचे के बारे में जिस काम के लिए वहां गए हैं उस काम के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अब देखिए संवैधानिक प्रावधान है कि भ्रूण हत्या करने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाए, लेकिन खुलेआम सरेआम विभिन्न शहरों में इस प्रकार के गोरख धंधे चलते हैं, बड़े बड़े अस्पताल में इस प्रकार के धंधे चलते हैं। यह सरकारी उदासीनता का ही प्रमाण है कि अगर सरकारी महकमे के लोग अगर अपनी जिम्मेदारियों को सही प्रकार से निर्वहन करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के नियम, कायदे, कानून जो महिलाओं को, बच्चियों को सबल बनाने के लिए जो बनाए गए हैं, अगर उसको सही प्रकार से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये जो कन्याओं के भीतर जो कमजोरी है, जिनको कम तक करके कहा जाता है, उनको वो आगे बढ़ा सकते हैं। इसे सरकारी स्तर पे ये करने की जरूरत है। और फिर बहुत सारी सामाजिक कुप्रथाएं हमारे यहाँ, कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो पूर्व काल से चली आ रही, कुछ कुप्रथाएं ऐसी हैं जो हमने तात्कालिक रूप से हमने उसको ओढ़ रखा है। जैसे देखिए बहु विवाह की प्रथा, 65 साल का बूढ़ा 20 साल की किसी लड़की से शादी करता है। एक एक जो मर्द होते हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करते हैं। बहुत सारे लोग धर्म का आड़ ले लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का आड़ ले लेते हैं। और देखिए इसमें क्या होता है कि हमारी बच्चियों का, हमारी महिलाओं का, हमारी बेटियों का विभिन्न स्तर से उनका दोहन होता है। विधवा विवाह, वो तो धन्यवाद दीजिए राजा राम मोहन राय को कि उस महामानव के प्रताप से आज हमारे देश में, हमारे समाज में वो समझिए कि मोटा मोटी वो निर्मूल हो चुका है। आज भी कहीं कहीं इस प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं। आज भी देखिएगा बहुत सारी जो हमारी जो बच्चियां जो विधवा हो जाती हैं, उनको जीवन पर्यंत आज भी उनको उस पुरुष की याद में समय बिताना पड़ता है। लेकिन जो कोई पुरुष होते हैं, आज उनकी बीवी मरती है और फिर एक सप्ताह के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उनकी नई शादी हो जाती है। ये जो विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं हैं, ये जो विभिन्न प्रकार की जो ये विषमताएं हैं, इनको दूर करने की जरूरत है। इनको जब तक हम दूर नहीं करेंगे, जब तक सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पर इस प्रकार के भेदभाव होंगे, तब तक हम एक सुंदर परिवार की परिकल्पना नहीं कर सकते, तब तक हम एक सुंदर देश की परिकल्पना हम नहीं कर सकते। इससे जरूरी इस बात की है कि ये जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं, इनको हम दूर करें। और एक और महत्वपूर्ण चीज है कि संकीर्ण विचारधारा। चूंकि इसका सबसे मूल कारण यह है कि एजुकेशन ने अपना काम सही रूप से नहीं किया। आज आप देखिए, मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े ऐसे प्रदेश जो अपने को संभ्रांत कहते हैं,
जो अपने को वेल एजुकेटेड कहते हैं, केरला में 100% कहते हैं कि वहां आपको लिटरेसी है। और वहां देखिए कि वहां भी कन्याओं की भ्रूण हत्या होती है। वहां इस प्रकार की संकीर्ण विचारधारा लोगों को है कि बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। और इस प्रकार की जो संकीर्ण विचारधारा, इससे दूर करना होगा। जो हमारे परिवार में आज भी देखिएगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं अपनी बच्चियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लड़कियों का इलाज होम्योपैथ के डॉक्टर से कराते हैं या भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, और लड़कों का इलाज वो प्राइवेट डॉक्टर से कराते हैं, अंग्रेजी डॉक्टर से कराते हैं। वो कहते हैं कि लड़कियों को कुछ नहीं होगा, इसको ये नहीं मरेगी, इसको नहीं कुछ होने वाला है। लड़के के बारे में उनकी भीतर एक गहरी सोच होती है। वो सोचते हैं कि नहीं, लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। इस प्रकार की जो संकीर्ण विचारधारा जो लोगों के भीतर है, ये लड़के और लड़की के बीच डिफरेंस पैदा करता है। लड़कियां सोचने को मजबूर होती है, हमारी बेटियां सोचने को मजबूर होती है, काश हमें भी ऐसी परिस्थिति मिलती, काश हमें भी ऐसा सपोर्ट मिलता। और अगर ऐसा नहीं करने में हम कामयाब नहीं होंगे, ये खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और जिस विकास की बात हम आज सोच रहे हैं वो बात बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और जब शिक्षा की बात मैं बार बार करता हूं आपके सामने, देखिए लड़कियों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम बनता है उसमें अलग से कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए। वैसे केंद्रीय सरकार ने भी, विभिन्न प्रकार के प्रांतीय सरकारों ने भी, उन्होंने अपना प्रयास करना उन्होंने बहुत हद तक शुरू कर दिया। बिहार जैसे प्रदेशों में जब स्कूलों में छुट्टियां होती हैं और जब दर्जनों बच्चियां जब साइकिल पर चढ़ के जब वो अपने घर को निकलती हैं, तो फिर इतना सुंदर दृश्य वहां उपस्थित होता है जिसकी कल्पना बिल्कुल समझिए कि बिल्कुल अकल्पनीय है। ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है। एजुकेशन के मार्फत से एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, विभिन्न प्रकार के आयोग बनाया जाए जो कन्याओं की शिक्षा के बारे में, कन्याओं को आगे बढ़ाने के बारे में वो गंभीरता से विचार करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी कन्याएं आगे बढ़ेंगी। कारण लड़के और लड़कियों में प्रतिभा की कोई खास अंतर नहीं होता। एक ही माँ बाप के द्वारा वो लड़के लड़की दोनों आते हैं, लेकिन जब लड़कियों को परिस्थितियां माकूल नहीं मिलती तो पीछे रह जाती है। लड़कों को परिस्थितियां अगर अच्छा मिलता है तो आगे हो जाते हैं। अगर दोनों ही को अगर समान परिस्थिति दिया जाए, समान सुविधा दिया जाए, तो निश्चित रूप से लड़कियां लड़कों से किसी भी मायने में वो कम नहीं रहेंगी। और अगर ऐसा होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। और एक जो चीज करना है सबसे ज्यादा कि एक जागरूकता फैलाना, क्योंकि एक जागरूकता की कमी भी हमारे समाज में, लोग जागरूक नहीं है। लोग जैसे तैसे रहना चाहते हैं, जैसे थे उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, बिल्कुल वो सुधरना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि एजुकेशन ने अपना काम सही रूप से किया नहीं। अगर परिवार के सारे माता पिता जागरूक होंगे, अपने लड़के की तरह लड़कियों पर भी ध्यान देंगे, अगर जो परिस्थिति लड़कों के लिए मुहैया कराते हैं वही परिस्थिति लड़कियों के लिए मुहैया कराएंगे, तो इस प्रकार की जागरूकता से एक समृद्ध परिवार बनेगा, एक समृद्ध समाज बनेगा, और फिर एक समृद्ध हमारा प्रांत बनेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण एक और कारण यह है कि आर्थिक कारण, आर्थिक तंगी, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। देखिए हमारे प्रांत में, हमारे देश में आज भी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है। जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आमदनी के मामले में भी आज हम बहुत पीछे हैं। आप कुछ दिनों के बाद देखिएगा, अभी लॉकडाउन के कारण पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई है, आगे भगवान ही मालिक है कि क्या होने वाला है। और ऐसी स्थिति में जब अर्थ की कमी होती है, जनरली देखिएगा आप परिवारों में कि लड़कों को लोग ज्यादा दूध पिलाते हैं, लड़कियों को लोग कम दूध पिलाते हैं, लड़कों को लोग ज्यादा सुविधा मुहैया कराते हैं, लड़कियों को लोग कम सुविधा मुहैया कराते हैं। घर में कहती है महिलाएं कि जो पुरुष होते हैं तो बाहर जाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा उनको पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और जो घर में रहते हैं थोड़ा कम भी खा के रह सकते हैं। इस प्रकार से की मानसिकता लोगों के भीतर है। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि आर्थिक रूप से लोग मजबूत नहीं है, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और अगर हम अपनी कन्याओं के साथ अगर हम भेदभाव ना करें, उनको बराबरी का दर्जा दे, तो हम इस कमी को, ये जो आर्थिक तंगी है, इसको हम बहुत हद तक इस कमी को हम पाट सकते हैं। और जो एक और महत्वपूर्ण कारक है हमारा, वह है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक काल से
हमारे पौराणिक काल से, हमारे आदिकाल से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से जैसी आ रही है उसी के अनुसार हम चलना चाहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि आज भी देखिएगा जो विभिन्न प्रकार की, जो मैंने पीछे भी चर्चा की, विभिन्न प्रकार की जो जिम्मेदारियों को जब निर्वहन करने की बारी आती है तो पुरुषों को सौंपती जाती है। और अगर तो इस प्रकार से हमारी बच्चियां वहां पीछे हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप हैं, जैसे देखिएगा बहुत प्रकार की जो पूजा होता है, बहुत प्रकार का अनुष्ठान होता है, बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, उसमें देखिएगा कि लड़कियों को कमतर आंका जाता है, पुरुषों को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि तो बहुत पहले से हो रहा है, यह आदिकाल से हो रहा है, पहले का भी कोई बुड़बक थोड़े था। और साफ है कि ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होता है, लड़कियों के भीतर फ्रस्ट्रेशन होता है और आगे चल के ये विभिन्न प्रकार की विसंगति सामने आती है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, एक और महत्वपूर्ण कारक है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल। जनरली देखिएगा कि स्त्रियों ने, महिलाओं ने, बेटियों ने सहते सहते अपनी मनस्थिति ऐसी बना ली है कि उनको लगता है कि हमारी नियति यही है, हम आगे करके क्या करेंगे, हमको तो फिर पढ़ लिखने के बाद हमको घर ही चलाना है, हमको तो बच्चे को ही पालना पोसना है, हमको जन्म देना है, हमको खाना बनाना है, ये घर की सारी जिम्मेदारी फिर हमको ही वहन करनी है। पुरुष हमसे श्रेष्ठ है, हम तो बाहर जाते हैं तो सुरक्षित हो जाते हैं, हमको तो किसी न किसी आदमी की जरूरत पड़ जाती है कि कहीं जाते उसको साथ हमारे साथ जाए। उनके भीतर इस प्रकार की मानसिकता जो पहले से घर कर गई है, वो हमेशा अपने आप को स्मॉल समझती है, छोटा समझती है। इसको दूर करने का प्रयास है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। अगर इसको हम दूर करने में अगर हम सफल हैं, इसको हम बढ़िया से आगे बढ़ाने में सफल है, तो वो दिन दूर नहीं जब ये जो विसंगति है, जो गैप है लड़के और लड़कियों के बीच में, हम इसको पाटने में हम कामयाब हो पाएंगे और फिर एक सफल परिवार, सफल समाज, सफल राज्य और सफल देश की हम जो कल्पना जो हम संजोए हुए हैं उसको हम साकार कर पाएंगे। तो आगे हम फिर दूसरे वीडियो में हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करें।